हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस का बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.1। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम लोग को इसका कंसेप्ट समझते हैं और थ्योरम। तो देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी का थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम सबसे पहले हम लोग को समझना होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं आदर्शछैया प्रयोग। अब आदर्शछैया प्रयोग होता क्या है, एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है और एक कंफ्यूजन टॉपिक है। कंफ्यूजन हम लोग को क्लियर हो जाएगा अगर ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाए। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एक ऐसा प्रयोग जिसका काम पूर्ण होने से पहले गणना नहीं कर सके, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक सिक्के का उछाल, एक सिक्के का उछाल उछाल तो एक सिक्का को अगर हम लोग उछालते हैं तो जब तक वो हवा में है तब तक वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और दूसरा एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं एक पासे का फेंक, एक पासे का फेंक, लूडो वाला एक पासे का फेंक। तो एक पासे का, जब एक पासे को लुढ़काते हैं ना, तो जब तक वो लुढ़क रहा है तब तक वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये हो गया हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं सेकेंड में सैंपल स्पेस। सेकेंड पॉइंट में हम लोग को समझना होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? प्रतिदर्श समय। ये सब हम लोग सभी जानते हैं, 11th में भी 10th क्लास में पढ़े हैं, फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? जब हम लोग एक आदर्शछैया प्रयोग करते हैं, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब कुल संभावित परिणाम वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट में एक सिक्के का उछाल, एक सिक्के का उछाल। तो जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उछालेंगे तो इसमें क्या क्या संभावनाएं घट सकता है? हेड और टेल। ये पूरी संभावनाएं घटनाएं को क्या कहते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं एस से, और सैंपल स्पेस की संख्या को सूचित करते हैं क्या से? एनएस से। एनएस मतलब सैंपल स्पेस की संख्या को क्या सूचित करते हैं? एनएस से। और इसमें कितना संख्या? 2। और उसी प्रकार अगर हम लोग कहते हैं एक पासे का फेंक, एक पासे का फेंक, तो एक पासे का फेंकेंगे तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो इसमें कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। और ए हो गया, तो ए क्या कहला गया? सिंपल है। जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कुल संभावित परिणाम हो, उस सारे संभावित परिणाम क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। तो ए आपका सैंपल, एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से क्या तक घट सकता है? 6 तक। ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस की संख्या को सूचित क्या से करते हैं? एन से। तो क्या संख्या है इसमें? 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। तो हम लोग सैंपल स्पेस समझ गए। अब समझना इवेंट। थर्ड नंबर में समझते हैं इवेंट, जिसको बोलते हैं घटना। अब एक घटना क्या है वो समझो। घटना हम लोग बोलेंगे जब सैंपल स्पेस, ये जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो सैंपल स्पेस प्राप्त होता है, इस सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। तो सैंपल स्पेस का प्रत्येक सबसेट क्या कहलाता है? एक घटना कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, और इसका एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल में, तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग समझेंगे एक सिक्के का उछाल, एक सिक्के का उछाल। एक सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या घट जाएगा? हेड और टेल। अब सैंपल स्पेस का प्रत्येक सबसेट क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। तो इसका लिख दीजिए सबसेट ऑफ ए, इसको मतलब सबसेट ऑफ एस, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं एस का उपसमुच। तो एस का उपसमुच, तो इसका सबसेट क्या है? 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले क्या लिखते हैं? 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, और ए हो गया और सबसेट, फिर और एक सिंगल सिंगल हो गया, अब डबल के साथ हेड और टेल, और ए क्या कहला गया? सबसेट कहला गया। तो ये ना इस सेट का क्या लिख दिए? सबसेट। और ये प्रत्येक सबसेट क्या कहलाता? इवेंट कहलाता। और ये जो फाई है ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? असंभव, असंभव घटना। ये क्या घटना कहलाएगा? असंभव घटना।
ए असंभव घटना है और ए क्या ना, ए दोनों संभव घटना है, ए और ए दोनों क्या है, संभव घटना है, ए संभव घटना। और इसको बोलते हैं निश्चित घटना। क्या? निश्चित घटना। ये होता है निश्चित घटना। तो ये सारे क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। और घटना की संख्या जो होता है ना, ये ना फाई, मतलब आपका संख्या 0, मतलब एक पासे को, एक सिक्के को फेंकेंगे तो फाई घटने की क्या है, असंभव। फाई कभी नहीं घट सकता, या तो हेड घट सकता है या टेल, ये संभव घटना है। या हेड या टेल, एक निश्चित घटना है कि हेड या टेल ही घटेगा। अब देखो यहाँ पे घटना जो है, घटना यहाँ पर ध्यान देंगे, घटना जो है कि ये संख्या कहां से कहां तक, इसमें 2 घटना घटा, इसमें 1 घटना, इसमें 1 घटना, इसमें 0 घटना, घटना की संख्या 0 है। सिंपल स्पेस कितना, 2। तो ये ना घटना जो होता है, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट को सूचित करते क्या से, एन से, मतलब घटना को सूचित करते एन से। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, घटना जो घटता है 0 और सैंपल स्पेस के बीच में घटता है। सैंपल स्पेस की संख्या कितना, 2। घटना की संख्या ये 0 है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो घटना की संख्या 0 या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की क्या होता है, बीच में होता है। ये हो गया इवेंट। अब हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो 4 पार्ट हम लोग समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक घटना की प्रायिकता। और एक घटना की प्रायिकता क्या होता है, यदि घटना ई है और सैंपल स्पेस एस है, यदि घटना क्या ना ई है, सैंपल स्पेस एस है, तब प्रोबेबिलिटी को सूचित करते पीई से। और पीई बराबर परिभाषित होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक फॉर्मूला होता है। यदि घटना ई है और सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिखो क्या ना, यदि घटना ई है और सैंपल स्पेस एस है, तब प्रोबेबिलिटी को सूचित करते हैं पीई द्वारा। और यह परिभाषित होता है पीई बराबर एन बाई एन एस। तो पीई बराबर क्या, एन बाई एन एस, मतलब हम लोग समझ रहे हैं घटना की संख्या बटा सैंपल स्पेस की संख्या, ये होता प्रोबेबिलिटी। 5 पॉइंट हम लोग समझेंगे। 5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना, एन इवेंट को समझने से बाद हम लोग को समझना होगा सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटनाओं की प्रायिकता के संकेत। ये समझना, घटनाओं की प्रायिकता के संकेत क्या हो जाएगा ना, अगर पी ए दिया हुआ, पी ए दिया मतलब हम लोग इसको समझेंगे घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता। और पी ए मतलब क्या समझे, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। सेकेंड में अगर यही रह गया पी ए डैश, पी ए डैश मतलब समझेंगे घटना ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता। और पी ए डैश, अगर थर्ड में देखो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी मतलब हम लोग समझेंगे घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। और अगर 4 में रह गया ऐसे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब हम लोग समझेंगे घटना ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, ये होता है। तो ए सिंबल अगर पी ए दिख गया मतलब समझ जाओ घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है। पी ए डैश मतलब घटना ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता। पी ए यूनियन बी मतलब घटना ए और बी, ए या बी दो घटनाएं हैं, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब घटना ए और बी दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ये हो गया सिंबल। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से देखो ना, इसको पॉइंट को ना रफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। यहां तक हो गया, नोट हो गया, इसको रफ कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो। और ये अब देखो पॉइंट ना, अब यहाँ पे एक घटनाएं हम लोग समझ गए प्रोबेबिलिटी में। अब एक थ्योरम एक आता है, क्या थ्योरम आता है, यदि ए और बी दो घटना है, तब यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, तब
पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ए फॉर्मूला होता है कब, जब यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तब पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड थ्योरम में देखेंगे यदि ए और इसी में एक और फॉर्मूला समझ लो क्या ना, अब यहाँ पे इसको इधर ले आइए, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा क्या, पी ए और प्लस में पी बी और माइनस इसको इधर ले आओ, तब पी ए यूनियन बी ये होता है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब ए और बी दो घटनाएं हैं तब। इसको रफ कह लेते हैं। अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट थ्योरम में अब क्या ना, यहाँ पे इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड समझ लीजिए। और नेक्स्ट थ्योरम में आपकी क्या कहा जा रहा है ना कि यदि ए और बी दो अलग अलग घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं परस्पर अपवर्जी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसजॉइंट इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना हो तब, इसी को बोलते हैं ना अलग अलग घटना के हम लोग बोलते हैं परस्पर अपवर्जी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो परस्पर अपवर्जी घटना हो तब पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है अलग अलग घटना हो तब पी ए इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है फाई। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, फाई, कब, जब ए और बी दो अलग अलग घटनाएं हैं तब। अब इसमें क्या लगा दीजिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की संख्या बराबर क्या, फाई, मतलब होता है 0। अब इसमें क्या ना, अब यहाँ पे इसमें क्या ना डिवाइड प्रोबेबिलिटी में कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है, 0 ही होता है। तब पी ए यूनियन बी, तब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी, ए फॉर्मूला हो जाता है कब, जब आपका ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब। ए और बी दो अलग अलग घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है और पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, ये हो गया थ्योरम नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं थ्योरम नंबर थर्ड, तो इसको हम लोग नोट करते हैं, नोट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये हम लोग को मेन पॉइंट आ गया ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी पे बहुत से हिसाब है, ध्यान देंगे, मेन समझ गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आपका ना प्रोबेबिलिटी आसान टॉपिक हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो समझते, शर्त वाले प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझेंगे यदि ए और बी दो घटना है तब पी ए अकर बी, इसको बोलते हैं अकर, पी ए अकर बी घटना ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है जब घटना बी घटित हो चुका है, जब घटना बी घटित हो चुका है, जब घटना बी क्या हो चुका, घटित हो चुका, और यह परिभाषित होता है, पी ए अकर बी, प्रोबेबिलिटी पी ए अकर बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, ए फॉर्मूला होता है कब, जब पी ए इंटर अकर बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, जब घटना बी घटित हो चुका। अगर इसी को ऐसे लिख दिया रहे, अगर बी ए अकर ए, पी बी अकर ए रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा
पी ए लिख सकते हैं। तो इसमें बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब घटना ए घटित हो चुका है, और ये हो जाएगा। फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दो घटनाएं ए और बी, कितना घटनाएं, दो घटनाएं, दो घटनाएं हैं, तब पी ए अकर बी क्या कहलाएगा, घटना ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। जब घटना बी क्या हो चुका है, घटित हो चुका, और यह परिभाषित होता है, मतलब पी ए अकर बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। इसी को एक और हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए, पी ए अकर बी, सॉरी पी ए अकर बी बराबर हो सकता है, ए भी लिख सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी में, दूसरा लिख सकते हैं नंबर में, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी, और ए लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या में लिख सकते हैं, नंबर में भी। तब पी ए अकर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी, ए बी क्या ना हम लोग लिख सकते हैं। और इसको भी समझ ही गए होंगे, पी बी अकर ए को लिख सकते हैं नंबर में भी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ ए, और ये हो सकता है। ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब घटना ए की घटित होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब घटना बी पहले से क्या हो चुका है, घटित हो चुका है, उसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। इतना ही थ्योरम पर आपका एक्सरसाइज 13.1 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कराना कि यदि ई और एफ इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ई बराबर दिया हो 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया हो 0.2, तो पी ई अकर एफ फाइंड कीजिए। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए अकर बी क्या फॉर्मूला पढ़े, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, ए फॉर्मूला पढ़े नहीं, और ए। अब देखो क्या रहा ना, इसमें पी ई अकर एफ फाइंड करने के लिए, तो पी ई अकर एफ, तो ई अकर एफ फाइंड करने के लिए अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़े इस फॉर्मूला के अनुसार बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में क्या हो जाएगा, पी एफ। अब वैल्यू बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या गिवन है, 0.2, पी एफ का वैल्यू क्या गिवन है, 0.3, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया तो बच गया 2/3, ये हो गया। सेकेंड में क्या करा फाइंड करने के लिए, सेकेंड में करा पी एफ अकर ई, पी एफ अकर ई इसका वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई अब बटा में पी ई हो जाएगा ना, पी, इसका वैल्यू ना पी एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, बात एक ही है। तो ये क्या होना जाएगा 0.2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दीजिए 2/6, एक कैंसिल हो जाएगा 1/3, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। नोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकेंड, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्या करना, पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए अकर बी करा ज्ञात कीजिए। यदि पी बी बराबर ए दिया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, तभी भी तो हम लोग फॉर्मूला समझे क्या होता है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, ये हो जाएगा। अब इसका मान रख दो, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 0.32, पीबी मतलब 0.5। अब इसको पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना 32 और 50, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये ना इसको पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये ना यहाँ पे 16 और ये क्या आ जाएगा 25, तो 16/25 ये हो गया। इसको पॉइंट नहीं समझे क्या, और इस पॉइंट को तोड़ते ना तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो 32/100 आ जाएगा, ये तो ठीक है। और यहाँ पॉइंट को तोड़ेंगे तो 5 बटा क्या आ जाएगा ना 10, तो 1 0 कट गया तो 32, 10 नीचे आ जाएगा तो 25 50, डायरेक्ट लिख दिए और ये आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, सेकेंड। नोट करते इसको, नोट हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थ्री में। देखो क्या करना है कि यदि पी ए और पी बी ए गिवन है और पी ए अगर बी ए भी गिवन है, तब करा पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, और फिर पी ए अगर बी और पी ए यूनियन बी ये फाइंड करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए क्या करो ना, पहले ये लगा दीजिए क्या गिवन है, पी बी अगर ए दिया हो, इसको फाइंड करने के लिए। तो पी बी अगर ए का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना चाहेंगे, तो इस फॉर्मूला से हेल्प लो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी पी बी अगर ए है तो क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड होगा। हाँ? यहाँ बी है तो बी से डिवाइड हुआ, ए है तो ए से। अब इसका वैल्यू रख दो, पी बी अगर ए का वैल्यू क्या गिवन है 0.4, और पी पी ए अगर बी का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है, इसका वैल्यू गिवन ही नहीं रहने दीजिए। पी ए गिवन है क्या 0.8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32, ये आ जाएगा। तब पी ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या गया 0.32, तो फर्स्ट फाइंड हो गया। अब करना सेकेंड में, क्या फाइंड करने के लिए, पी ए अकर बी, तो पी बी अगर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी, और ये तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड कर चुके 0.32, पी बी क्या फाइंड किए 0.5, सॉल्व करो तो पॉइंट तोड़ेंगे तो 32 और ये आ जाएगा 50। अब ये भी तो समझे, इसको सॉल्व करेंगे 16/25, 16 और 25, ये हो गया आंसर। अब थर्ड में क्या कहा जा रहा, पी एफ, थर्ड में कहा जा रहा पी ए यूनियन बी फाइंड कीजिए। तो पी ए यूनियन बी का भी अभी हम लोग थ्योरम समझे थे, पी ए यूनियन बी का थ्योरम क्या समझे जरा बताओ। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी आदि लाते, पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं अभी थ्योरम समझाए। तो पी यूनियन बी का ए फॉर्मूला होता है। अब इसका मान रख दो, पी ए का मान क्या 0.8 प्लस पी बी का मान जरा रख दो 0.5 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड हुआ वैल्यू 0.32, और इसको सॉल्व कर दो तो 8 5 13 दिया जाएगा 1.3, और ए मिल जाएगा माइनस में 0.32। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा ना 0.98 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.98, 0.9, यही क्या हो गया आंसर पी ए यूनियन बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, कंप्लीट हुए। इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर ना 4 देखो, 4 में क्या करा ना कि पी ए यूनियन बी करा है ज्ञात करने के लिए, पी ए यूनियन बी करा व्हाट, पी यूनियन व्हाट कब, जब पी ए यहाँ पे गिवन है और क्या ना सॉल्यूशन में गिवन है 2 पी ए अब बराबर में पी बी, अब बराबर में क्या ना 5/13, यहाँ से क्या हो जाना पी ए बराबर तो 5/26, 13 दूनी 26, ये आ जाएगा। पीबी पीबी बराबर तो 5/11 आ जाएगा ना 13 ही रह जाएगा पीबी बराबर। तो ये पी ए पीबी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी के लिए ना हम लोग यहाँ पे पहले कंडीशन चल दो, पी ए इंटरसेक्स अकर बी, तो पी अकर बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, और इसका मान रख दो कितना 2/5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और पीबी का मान क्या ना फाइंड है 5/13। इसको सॉल्व करो तो ये तिरछा हो जाएगा गुना, तो 2/5 इंटू 5 बटा क्या हो जाएगा ना 13, अब बराबर में बच जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 5 कट गया तो 2/13 क्या फाइंड हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया। हमें फाइंड क्या करना करा, फाइंड करने के लिए पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ चुके थ्योरम, क्या पढ़े पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पढ़े। तो पी ए का मान क्या फाइंड हो चुका है, पी ए का मान 5/26,
पीबी, पीबी का मान क्या हो गया 5/13 और माइनस में पीए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड हुआ 2/13, 2/13 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 26, 5 5 दूना 10 और ए आ जाएगा 4, जो लो 15, 15 में 4 गया तो 11/26, यही हो गया आंसर। तो पी ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ा पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों कैसे फाइंड कर लिए पी ए अगर बी गिवन था उससे क्या फाइंड कर लिए पी ए इंटरसेक्शन बी और फिर पी ए यूनियन बी के फॉर्मूला में पुट कर दिए और आंसर हो गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि पी ए पी बी पी ए यूनियन बी गिवन है, तब करा पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। तभी हम लोग इसका ना फॉर्मूला थ्योरम पढ़ चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। जरा फॉर्मूला बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला भी बताया गया पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए यूनियन यूनियन बी, एक फॉर्मूला पढ़े। तब पीए का मान कितना 6/11, पीबी का मान कितना 5/11 माइनस पीए यूनियन बी कितना 7/11, एलसीएम ले लो 11, तो 6 + 5 माइनस में 7 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 4/11 है, ये आ जाएगा 11 और माइनस 7 तो कितना आ जाएगा ना 4/11, ये फाइंड हो गया। अब कर रहा ना पी ए इंटरसेक्शन या कर बी फाइंड करो। तो पी ए अकर बी, तो पी अकर बी का फॉर्मूला जरा बताइए। तो पी ए अकर बी का फॉर्मूला हम लोग अभी अभी समझे पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बी है तो बी से डिवाइड कर लीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किए क्या 4/11, पीबी पीबी क्या फाइंड हुआ 5/11, तो 11 कैंसिल तो क्या आ गया 4/5, यही हो गया आंसर। अगला में क्या करा पी बी अकर ए फाइंड कीजिए। तो बी अकर ए तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बी अकर ए बाई में पी ए, ये हो जाएगा। और अब इसका ना फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का बी ए इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही है। तो ए क्या हो जाएगा ना 4/11, पी ए गिवन है 6/11, तो 11 कैंसिल तो 4/6, तो एक कैंसिल हो जाएगा 2 और 8 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों कंप्लीट हुआ, इसको नोट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लेते हैं। नोट हो गया? बाय स्टूडेंट, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से नए टॉपिक में।